आप बिहार चुनाव में हैं, इसलिए आपने ये कहा कि आपकी माँ को जो गाली दी गई, जो उन्हें अपमानित किया गया है, वो बिहार की माँ बहनों का अपमान, मतलब पूरी देश की माँ बहनों का अपमान नहीं है, मेरी माँ बहन का अपमान नहीं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा, इसलिए आज ये मेरी माँ बहन का अपमान नहीं है। जब 27 में होगा तब 2027 में ये मेरी माँ बहन का अपमान हो जाएगा। अंधभक्त होता है, उसका जो दिमाग है वो 0 वाट के बल्ब की तरह होता है। वो शौचालय में तो लगाया जा सकता है, लेकिन पढ़ने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मेरी माँ कर रहे हो। इससे बेहतर तो प्रियंका गांधी, जो महिला उसके पिताजी की हत्या में शामिल हुई, उससे मिलने जेल गई, उससे पूछा कि तुमने मेरी पिताजी को क्यों मारा। वो तो इतने अच्छे आदमी थे। उसके बाद दोनों लोग गले मिल के फूट फूट के रोए और उसने उसको माफ कर दिया। गांधी का देश तो यही है। वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो 10 घंटे तक वैधानिक रूप से काम करवा सकेंगी। इसके साथ ही 1 महीने में लगभग 48 घंटे ओवर टाइम की अनुमति है। यदि कोई व्यक्ति 14 घंटे ऑफिशियल सर्विसेज के लिए दे रहा है, तो वो क्या 8 घंटे नींद ले पाएगा? क्या वो अपने बच्चों को केयर कर पाएगा? क्या वो हेल्थ एंड सैनिटेशन का ध्यान रख पाएगा? ये एक सवाल है। ऑफिस के प्रेमिसेस में घर दे दीजिए, फिर जो ये 4 घंटे ट्रांसपोर्टेशन में लग रहे हैं, उसमें तो 2 घंटे आप ऑफिस के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। एक कर्मचारी अपने घर से सही समय पे निकला, पानी बरसने के कारण जाम हो गया, प्रधानमंत्री के एक सड़क निकलने के कारण रास्ता बंद कर दिया, सड़क पे एक एक्सीडेंट हो गया, लंबा जाम लगा हुआ है, मेट्रो में खराबी आ गई, बस नहीं मिली, वो लेट हो। इस चक्कर में पिछले 10 साल में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या मानसिक तनाव सरी के रोगों की शिकार हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है और जो अस्थायी नौकरी, वो पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हकीकत हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? आउटसोर्स सेवा निगम बना रही है। आरएसएस का एक आइडियोलॉजी रही है कि कभी भी किसी आदमी को आर्थिक रूप से इतना संपन्न ना बना दो कि वो आपसे अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर सवाल करने लायक रहे। जो उत्तर प्रदेश का इतना एलीट एग्जाम है यूपी पीसीएस का, जब उसमें इतना भ्रष्टाचार है, परीक्षाओं में उसकी भ्रष्टाचार है, तो फिर इसका क्या होगा? बिल्कुल 8 साल से जीएसटी लग रही, पूरी एमएसएमई हमारी तबाह हो गई, छोटे व्यापारी तबाह हो गए जीएसटी के चक्कर में। तब अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अब आज याद आ रहा है, तो आज गिफ्ट कह रहे हैं। भाई वो राहुल गांधी लगातार गब्बर सिंह टैक्स कह रहे थे, और तो पार्लियामेंट में 3 बार बोला उन्होंने कि हमारी सरकार आएगी तो हम कम करेंगे, तो आप सब उसकी मजाक उड़ा रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार राहुल गांधी चला रहे, वो जो कहते हैं वो बाद में आप करते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू में जब ये सत्ता में आए थे, तब इन्होंने विकलांगों को दिव्यांग कहा था, तो पूरे देश को बहुत अच्छा लगा था कि देखिए एक अलग तरीके की बात है और ये आदमी कितना सेंसिटिव है। आज ये देखिए कि वही दिव्यांग जब वो व्हील चेयर इस्तेमाल करेंगे एयरपोर्ट्स में, तो उनसे पैसा वसूला जाएगा। ये कौन सा तरीका? और इसमें न सरकार की तरफ से कोई बयान है, न प्रधानमंत्री तो मान लीजिए बयान मुक्त हो चुके हैं, वो जरूरी चीजों में नहीं बोलते हैं। अब सीधा जो जमींदार के यहाँ का कानून होता था कि यदि आप प्रोडक्टिव हो तो गांव के लिए काम के हो, यदि आप प्रोडक्टिव नहीं हो तो आपको डंप कर दिया जाएगा, आपकी वो हालत की जाएगी कि आप घर से ना निकलो, क्योंकि आप इस देश के लिए, इस समाज के लिए भी कोई काम के नहीं हो। लेकिन आपने ये जांचने की कोशिश नहीं की कि एक विधानसभा के एक गांव में 6500 या 7000 वोट जो फर्जी ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर रहा है, वो आखिर है कौन? फैसले में यह है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अगर ठगी का शिकार हो जाते हैं किसी भी तरीके से, राज्य सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा, मिनिमम 30%। आरएसएस उस दर्द को, उस कुंठा को दबाए बैठा। वो चाहता है कि इस समय हर कांग्रेसी पे हमला हो। इटावा में कांग्रेस के अध्यक्ष से लेके पूरे सब लोगों को जेल भेज दिया। पूरा उनका आईटी सेल हा हंसते हुए, पूरे 36 दांत निकाल के हंसते हुए बता, भाई यदि मेरी माँ को गाली दी जाती तो मैं तो कहीं हंसता नहीं। भाई या तो मोदी जी जाएं, लठ लेके उसको मारे। आमतौर पे मध्यवर्गीय समाज यही करता है कि माँ बाप को गाली दी, लठ लेके कूटता है। यदि मोदी जी में बड़प्पन होता, इस देश के प्रधानमंत्री के पद का मान होता, तो वो कहते वो घटिया आदमी था, उसको भी माफ कर दिया जाए। और प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ था जब उनके एक सांसद ने भरी लोकसभा में एक दूसरे सांसद को, जो अल्पसंख्यक वर्ग से आता है, कितनी गंदी गालियां दी थी। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई पूरी भाजपा को, और स्वयं प्रधानमंत्री को भी इसको 10 बार सोचना चाहिए था कि भारत की गरिमा इससे नष्ट होती है। उनकी गरिमा जो भी है व्यक्तिगत, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा अहम है, भारत की गरिमा अहम है और भारत की संसद की गरिमा अहम है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज चतुर्वेदी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। पंकज जी, महाराष्ट्र की एक खबर है जिसमें महाराष्ट्र कैबिनेट ने लेबर लॉज को संशोधन करने की अनुमति दे दी है।
और ये लेबर लॉज में संशोधन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि अब वहां पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो 10 घंटे तक वैधानिक रूप से काम करवा काम ले सकेंगी सकते लोग। हैं। और इसके साथ ही एक महीने में लगभग 48 घंटे ओवर टाइम की अनुमति है। और उसके पीछे बहाना ये बता रहे हैं कि इससे होगा ये कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप सोचिए कि रोजगार ना देना पड़े, अतिरिक्त रोजगार ना देना पड़े, इसलिए आप प्रोडक्टिविटी का बहाना बता रहे हैं। दूसरे अन्य राज्यों से भी तुलना कह रहे हैं कि कर्नाटक ने कर लिया है, यूपी ने किया है, तेलंगाना किया है, तमिलनाडु ने किया है, इसलिए हमने भी कर दिया है। देखो, एक इस पे केंद्र सरकार का भी एक में मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि वो केंद्रीय जो लेबर लॉ है उसमें ऐसा बदलाव लाना चाहते थे। कुछ हम्म। कुछ बड़े उद्योगपतियों ने भी बोला था कि 70 घंटे हफ्ते में काम किया जाए, उस टाइप की बातें। देखिए, 90 घंटे। हम हमारे लिए जो इंसान है, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में, वो एक मशीन हो गया है। जिन जिन लोगों को शुरुआत में बड़ा आनंद आ रहा था कि वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, अब उनको समझ में आ रहा है कि वो वर्क फ्रॉम होम नहीं है, उनकी 24 घंटे बॉन्डेड लेबर तरीका उनकी स्थिति है। देखिए, जो मेरा अनुभव है, मैंने भी तंत्र में लगभग 30 साल काम किया है। हम्म। हर आदमी के शरीर की कार्य करने की, बुद्धि की, सक्रियता की एक सीमा होती है। उसके बाद यदि हम उसे अतिरिक्त वजन देते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, वो बढ़ नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल। जिन भी राज्य सरकारों ने ऐसा किया है, उन्होंने, मुझे नहीं मालूम क्या सोच के किया होगा, किस सर्कमस्टांसेस में किया है, मैंने उसकी कोई स्टडी नहीं की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को एक इंसान रहने देना चाहिए। अब आप दिल्ली में आप मान लीजिए, मैंने आपको बोल दिया आप 10 घंटे नौकरी करें। एक व्यक्ति का ऑफिस है नेहरू पैलेस में, जिसकी 40-50 हजार रुपए तनख्वाह है। तो वो साउथ दिल्ली में तो कहीं किराए पे रह नहीं सकता है। वो कहीं नरेला बवाना में जाकर किराए पे रहता है। नेहरू पैलेस एक तरफ आने में यदि वो मेट्रो का इस्तेमाल करता है तो उसको कम से कम 2 घंटे लगेंगे, और वापसी में हम्म। 2 घंटे लगेंगे। यदि कोई व्यक्ति 14 घंटे ऑफिशियल सर्विसेज के लिए दे रहा है, हम्म। तो वो क्या 8 घंटे नींद ले पाएगा? क्या वो अपने बच्चों को केयर कर पाएगा? क्या वो हेल्थ एंड सैनिटेशन का ध्यान रख पाएगा? ये एक सवाल है। बड़ी क्योंकि अहम बात। इट इट शुड बी बेटर, आप ऑफिस के प्रेमिसेस में घर दे दीजिए। फिर जो ये 4 घंटे ट्रांसपोर्टेशन में लग रहे हैं, उसमें तो दो हम्म। घंटे आप ऑफिस के पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अब आप देखिए, सब कॉल सेंटर और मल्टीनेशनल कंपनी ने साइमल्टेनियसली लोगों को ट्रांसपोर्टेशन देना बंद कर दिया। हम्म। पहले दिल्ली बिल्कुल। में कॉल सेंटर की गाड़ियां सड़क रोंदे रखती थी, अब आपको वो आते नहीं थे। दिखती। ठीक है ना? अब आप सोचिए कि एक साहिबाबाद में रहने वाले की नौकरी गुड़गांव में हो, और आप उसको बोलो कि 10 घंटे नौकरी करनी है, 2-4 घंटे वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करेगा, और जिस दिन बारिश हो गई तो वो घंटे 8 भी हो सकते हैं। तो जो if I am preparing myself for the office, हम्म। including my bath and the changing of the cloth and everything, it should be included in the working hours. बिल्कुल। मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ, इसको जी। थोड़ा सा 1 मिनट लगेंगे। हम्म। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में दिल्ली एनसीआर के ऑफिसेज में हम्म। बायोमेट्रिक एसेंशियल कर दिया गया। हम्म। पर्सनली पंक्चुअलिटी के लिए मैं उसका समर्थक था। उसमें नियम था कि यदि 9 बजे का ऑफिस है, 9:20 तक आपको अलाउड है। 9:20 के बाद में यदि आप 2 बार लेट हो गए 9:30 तक, तो आपकी हाफ सीएल कट जाएगी, और 9:30 के बाद हो गए तो आपकी फुल सीएल कटेगी। ये नियम है। एक सरकारी कर्मचारी को साल में केवल 8 सीएल मिलती है, केवल 8। यानी यदि वो 16 दिन साल में लेट हो गया तो उसकी सीएल खत्म। अब उसे छुट्टी चाहिए होगी तो ईएल लेनी पड़ेगी, अर्न लीव। अर्न लीव का नियम ये है कि रिटायरमेंट के समय 300 अर्न लीव को आप इन कैश करा सकते हो। यदि आपने अपनी सीएल की जगह ईएल कटवाना शुरू किया, तो जो आपका रिटायरमेंट के दिन का मैक्सिमम जो वेज है, पर डे का वो वेज कट रहा है आपका।
एक चपरासी का भी वो 950 रुपए। ठीक हम्म। है। अब इसमें दूसरा पक्ष आप देखिए, दिल्ली में एक कर्मचारी अपने घर से सही समय पे निकला, हम्म। पानी बरसने के कारण जाम हो गया, प्रधानमंत्री के एक सड़क निकलने के कारण रास्ता बंद कर दिया, सड़क पे एक एक्सीडेंट हो गया, लंबा जाम लगा हुआ है, मेट्रो में खराबी आ गई, बस नहीं मिली, वो लेट हो गया। इस चक्कर में पिछले 10 साल में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या मानसिक तनाव और उससे उपजे हुए डायबिटीज शरीर के रोगों की शिकार हो गई है। दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसेस का एक मोटा मोटी सर्वे बता रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी को लग रहा है कि मैं तो सही समय पे निकला हूँ, लेकिन अब सही नहीं पहुंचा तो मेरी आधी सीएल कटेगी या एक ईएल कटेगी। बिल्कुल, तनाव की एक बात है चपरासी ये। के लिए रिटायरमेंट के समय यदि 9,000 रुपए कट जाए 10 दिन ईएल कटने के, हम्म। तो उसके लिए जीवन मौत का सवाल होगा। और अफसर लेवल पर ग्रुप ए ग्रुप बी के ऑफिसर, सबको तो गाड़ी मिलती नहीं ऑफिस की, क्योंकि वो बिल्कुल। 3-3 हजार रुपए या जिस जिस लेवल पे मैं काम करता था, मेरी लगभग 3,000 रुपए पर डे की सैलरी कटने का लोग। इसके कारण आपका जो एम्प्लॉय बीमार हो रहा है, मेंटल हम्म। स्ट्रेस में, डायबिटीज में, हार्ट में, हम्म। उसका वर्क कल्चर पे क्या असर पड़ रहा है, ये कभी सोचा है? तो इट इज अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है कि इंसान को इंसान समझना चाहिए। बिल्कुल, जी। आपने एक बिल्कुल नया पक्ष बताया। मैं इसमें ये पूछ रहा था कि क्या ये मतलब सरकारों की ये भी दिमाग में रहता है कि एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ाना पड़े। भाई अगर आप एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे तो आपको हायर नहीं करना पड़ेगा लोगों को, उन्हीं लोगों से काम करा लेंगे आप। और सरकार ने कह दिया कि एप्रोप्रिएट कंपनसेशन देंगे आप उसका। एप्रोप्रिएट ये नहीं बताया कितना देंगे या इतने परसेंट देना चाहिए, ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन ओवर टाइम की तो एक लिमिट है ना। ओवर टाइम जो मिलता है सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में, सबकी एक लिमिट है, कैप है उसके ऊपर भी, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। पिछले 10 सालों में दिल्ली के केवल में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत लगभग 160 ऑटोनोमस बॉडीज हैं। उनका दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां पर रिक्रूटमेंट ही नहीं हुए। नेशनल बुक ट्रस्ट की टोटल स्ट्रेंथ 235 है, उसमें से इस समय केवल 67 रेगुलर कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये अभी एक केस के मामले में रिटर्न हलफनामे में एनबीटी में दिया है। यही हम्म। स्थिति एनसीईआरटी की और यही स्थिति सब ऑर्गेनाइजेशन की है। तो ये लोड किस पे जा रहा है? एग्जिस्टिंग कर्मचारियों पर जा रहा है। बिल्कुल एग्जिस्टिंग पे ठीक। जा रहा है, क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी रखते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हम्म। कभी अकाउंटेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं होता। और आप ये तो सोचिए पंकज जी, जो हमारी दूसरी खबर है वो ये है कि मतलब अब आप ये समझिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है और जो अस्थायी नौकरी, वो पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हकीकत हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, आउटसोर्स सेवा निगम बना रही है प्रॉपर। उसमें परीक्षा लेगी, परीक्षा लेने के बाद उसका मतलब लिखित परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार होगा, और 3 साल तक के लिए आपको अनुबंध में रखेगी और 3 साल के बाद हटा देगी। और किसी भी समय सरकार को जब लगता है, सरकार को यानी कि आपके अगर ऊंचे अधिकारी को लगता है कि आपने कुछ भी गड़बड़ की है, जो भी उसको पसंद आए ना पसंद आए, तो आपको किसी भी समय और नौकरी से हटा सकती है। भगा देगी। अभी भी 5 लाख लोग हैं यूपी में आउटसोर्स पे जो काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन ह्यूमन कंडीशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं। ह्यूमन कंडीशन का मतलब ये कि आप लोगों को स्थायी नौकरी दीजिए, वरना वो मानसिक रूप से हमेशा पीड़ित ही बने रहेंगे। देखिए, आरएसएस का एक आइडियोलॉजी रही है कि कभी भी किसी आदमी को आर्थिक रूप से इतना संपन्न ना बना दो कि वो आपसे अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर सवाल करने लायक रहे, आप हर समय बिंतवार की स्थिति में रहो। देखिए है क्या, दिल्ली एनसीआर में जितने भी सरकारी ऑफिस है, वहां पर जितने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रखा जा रहा है, वो एक आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू रखा जाता है। आउटसोर्स एजेंसी जो होती है, वो नौकरी दिलवाने के लिए और साल महीने में मिलने वाले वेतन के लिए एक हिस्सा लेती है, जो एक प्रकार से जमींदारी किस्म का है कि मैं तुमको काम दे रहा हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपसे पैसे लूंगा। उसका एक कारण होता है कि सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि यदि कोई कर्मचारी 90 दिन तक किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, तो वहां का परमानेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। तो इसीलिए आउटसोर्स एजेंसी का नियम हुआ। आउटसोर्स एजेंसी आपको 89 डेज काम पे रखती है, फिर 2 दिन का ऑफ यानी ऑन पेपर आपको ब्रेक देती है, समझे? और उसके हम्म। बाद में फिर आपको कंटिन्यूस कर देती है। उसमें एक तो होता है कि मैं अमुक ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं हूँ। आप यदि उस ऑफिस से सर्टिफिकेट मांगोगे तो सर्टिफिकेट नहीं देगा, आपको सर्टिफिकेट देगा आउटसोर्स एजेंसी।
जय माता दी प्लेसमेंट सर्विस टाइप का। तो ये जो जय माता दी प्लेसमेंट सर्विस टाइप का है ना, इसका ये सरकारीकरण कर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये एक नया सरकारीकरण। किस्म का भ्रष्टाचार है। ये नए किस्म का हाँ, भ्रष्टाचार है। वो 1 बिल्कुल। महीने की बाइट जो लेते थे, अभी तक जो हुँ। जय माता दी वाले ले रहे थे, अब जय बाबा जी वाले ले लेंगे। बिल्कुल, जब आप उसमें रिटन परीक्षा और साक्षात्कार ले रहे हैं, आप वहीं भ्रष्टाचार की संभावना हो जाएगी। दूसरी बात, हो रही है। जो उत्तर प्रदेश का इतना एलीट एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, जब उसमें इतना भ्रष्टाचार है, परीक्षाओं में उसकी भ्रष्टाचार है, तो फिर इसका क्या होगा? भाई आप मास्टर की परीक्षा करवा नहीं कर पा रहे, सिपाही की परीक्षा करवा नहीं पा रहे, जो आपका रेगुलर पोस्ट है। लगभग उत्तर प्रदेश में शिक्षक की मिडिल और ये मान्यता प्राप्त स्कूलों में मिला के 60,000 पोस्ट अभी भी खाली है। 60,000 हमने पोस्ट एक बार खाली। चर्चा भी की थी कि 28% सिपाहियों के पद खाली है। तो वो उनका तो इच्छा है, देखिए वो आपको बंधक बना के रखना चाहते हैं। आप मानसिक रूप से कोई निर्णय लेने लायक ना रहे। जब आप अधिकारी होते हैं, जब आपकी परमानेंट जॉब होती है, तो आपके कर्तव्य के साथ में अधिकार भी जुड़े होते हैं। आप किसी को बोल सकते हो, ये मैं इससे सहमत हूँ, नहीं हूँ, मैं इसको नहीं मानूंगा, ये आप लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल वाला तो बेचारा आप उसको कैसे भी हाँक दो, बिल्कुल सही बात। है ना? बिल्कुल। तो वो एक एक अलग ही धंधा है, आपको बताएंगे। ये एक प्रकार से मानसिक और बौद्धिक गुलामी का एक शस्त्र ही है। अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे कि जो अकेले परमानेंट एम्प्लॉय रखते थे। वो आपको ट्रेंड करते थे और तंत्र के हाँ, लिए तैयार करते थे। तंत्र के लिए तैयार यदि करते आप थे, इंडिया बिल्कुल। इंडिया बैक में किताब अपने दर्शकों को सुझाऊंगा, इंडिया बैक इन द 20th सेंचुरी किताब है। वो एनसी बोरा ने आईआईसी में जब भारत के आजादी के 50 साल हुए थे, तब एक कंपाइल की थी। उसमें देश अच्छा। में उस समय के आईसीएस, आईपीएस, राजनेता, खिलाड़ी, उन सब के अनुभव हैं कि पिछले 50 साल में भारत में तंत्र में क्या बदलाव आया। तो जब आप उसमें देखेंगे ना कि आईसीएस ऑफिसर ने जिसने अपने एक्सपीरियंस लेके, अरुण नेहरू ने अपने एक्सपीरियंस लेके, कि उस समय का जो आईसीएस होता था कैसे तैयार किया जाता था, तो गांव में क्यों रखा जाता था, वो पटवारी के साथ में चैन पकड़ के क्यों सीखता करता था, वो उसको आप पढ़ेंगे तो आप लगेगा कि जो ब्रितानी हुकूमत थी, वो जो स्थायी कर्मचारी रखती थी, वो सोच कर रखती थी कि ये लोग तंत्र के मंत्र हैं, एक सिस्टम को चलाने वाली मशीनरी है। अभी बिल्कुल। कहते हैं कि मशीनरी जो हेड है, जैसे पूरे देश में कुछ भी होगा तो मोदी जी ने किया है, राज्य में कुछ होगा तो योगी जी ने किया है, तो वो कर रहे हैं। आप सबका कोई जरूरत ही नहीं हमको। जीएसटी से लूट लिया तो किसी ने नहीं किया, जीएसटी कम कर दी तो मोदी जी ने सौगात दे दी। हाँ, जीएसटी को लेकर कह रहे हैं कि मोदी जी का गिफ्ट है दीपावली में। बिल्कुल, बिल्कुल। 8 साल से जीएसटी लग रही है, पूरी एमएसएमई हमारी तबाह हो गई, भारत की छोटे व्यापारी तबाह हो गए इसके जीएसटी के चक्कर में। तब अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अब आज याद आ रहा है तो नहीं आज गिफ्ट कह रहे हैं। भाई, वो राहुल गांधी लगातार गब्बर सिंह टैक्स कह रहे थे, और तो हम्म। पार्लियामेंट में 3 बार बोला उन्होंने कि हमारी सरकार आएगी तो हम कम करेंगे, तो आप सब उसकी हम्म। मजाक उड़ा रहे थे। भाई आज का मतलब तो ये हुआ कि सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं, वो जो कहते हैं वो बाद में आप करते हो। कम से कम 5 मामलों में ऐसा हो चुका है कि आप लूट के जब जब लौट के आते हो तो फिर वो जो कहता है उसी को करने लगते हो आप। नहीं, आपने पहला वाला भी सही बोला कि जब वो लूट के आते हैं तो फिर वो वही करने लगते हैं जो 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 उन्होंने कहा था। एक खबर और है पंकज जी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में, जब शुरू शुरू में जब ये सत्ता में आए थे, तब इन्होंने विकलांगों को दिव्यांग कहा था, तो पूरे देश को बहुत अच्छा लगा था कि देखिए एक अलग तरीके की बात है और ये आदमी कितना सेंसिटिव है। आज ये देखिए कि वही दिव्यांग जो हैं, जब वो व्हील चेयर इस्तेमाल करेंगे एयरपोर्ट्स में, तो उनसे पैसा वसूला जाएगा। डीजीसीए ने कहा है कि क्योंकि लोग जो है व्हील चेयर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों से पैसा वसूला जाएगा। मतलब आप चेक्स लगा नहीं सकते हैं, आपके पास कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, तो आप दिव्यांगों से पैसा वसूलेंगे, पैसा लूटेंगे। ये कौन सा तरीका? और इसमें न सरकार की तरफ से कोई बयान है, न प्रधानमंत्री, तो मान लीजिए बयान मुक्त हो चुके हैं, वो जरूरी चीजों में नहीं बोलते हैं। देखिए आप एक चीज देखिए कि एयरपोर्ट पे अकेले फिजिकली हैंडीकैप लोग ही व्हील चेयर नहीं यूज करते, बीमार लोग, बुजुर्ग बिल्कुल। लोग भी करते। यानी आप जो है, अब सीधा सीधा जो जमींदार के यहाँ का कानून होता था कि यदि आप हम्म। प्रोडक्टिव हो तो गांव के लिए काम के हो,
यदि आप प्रोडक्टिव नहीं हो तो आपको डंप कर दिया जाएगा, आपको आपकी वो हालत की जाएगी कि आप घर से ना निकलो। तो अब हम्म। स्थिति यह है कि यदि आप बुजुर्ग हैं, यदि आप किन्हीं कारण से चलने फिरने में आपको तकलीफ हो रही है, आप विकलांग हैं, तो आप घर से मत निकलो, अदरवाइज आपको ज्यादा टैक्स देना होगा, क्योंकि आप इस देश के लिए न इस समाज के लिए भी कोई काम के नहीं हो। बोझ उनका बन गए हैं। सीधी सोच बिल्कुल। ये सामंतवादी सोच ही है। भाई एग्जैक्टली। आप बताइए कि यदि एयरपोर्ट पे मेरा जो दिल्ली एयरपोर्ट की बात करूं, यदि हम्म। इंट्रेंस से वहां से यदि लास्ट में 62 63 नंबर तक आपको जाना है, तो वो 1.5 पौने 2 किलोमीटर का है। हो सकता है थोड़े दिन बाद मैं भी इतना नहीं चल पाऊं। फिर बिल्कुल। और आप एयरपोर्ट के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त पैसा पैसा वसूलते भी हैं। नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप है ना, फिर आप सर्विस टैक्स भी ले रहे हैं उसके ऊपर, सर्विस। है ना। और पंकज जी, आप सोचिए कि ये बात शुरू कहां से हुई। बात शुरू हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल पूछ लिया। बस अगर बॉम्बे हाई कोर्ट सवाल नहीं पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका हाँ। पर सवाल पूछ दिया कि आप इतना बताइए कि आप मतलब एयरपोर्ट्स में व्हील चेयर की संख्या कम क्यों है। लोगों को जरूरत ज्यादा है और आपके यहाँ संख्या कम है। तो उन्होंने बहाना बनाना संख्या शुरू कर कम दिया है। कि लोग जो है ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इसलिए हम जो पैसा चार्ज करेंगे। मतलब किसी भी व्यवस्था को आप व्यवस्थित करना नहीं जानते हैं कि कैसे उसको मैनेज किया जाए, लेकिन उसमें से पैसा निकालना, पैसा वसूलना, लोगों को परेशान करना, ये जरूर आता है। और ये खबरें भी नहीं बहुत है पंकज जी कहीं। दुर्भाग्य है। और ये अखबारों में नहीं, ये खबरें नहीं खबर भी दिखती। ये बिल्कुल खबर नहीं। मैं आपको कल की एक खबर बताऊं, वो केवल लोकमत समाचार में थी कि जी। चंद्रपुर जिले के एक हम्म। गांव में हम्म। ऑनलाइन सात हम्म। हजार कुछ वोट रजिस्टर्ड हुए। उसमें से अचानक जिला प्रशासन की नजर पड़ी, उन्होंने देखा इसमें किसी में दस्तावेज नहीं, किसी में आधार नहीं, किसी में फोटो नहीं है। तो लगभग हम्म। 6500 वोट जो ऑनलाइन आए थे, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। ये तो अच्छा किया, लेकिन आपने ये जांचने की कोशिश नहीं की कि एक विधानसभा के एक गांव में 6500 या 7000 वोट जो फर्जी ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर रहा है, वो आखिर है कौन। क्योंकि आज के हम्म। जमाने में आईपी एड्रेस से तलाशना 1 मिनट का काम होता है। भाई यहाँ जिला प्रशासन ने देख लिया, वो कोई तहसीलदार था, उसकी निगाह पड़ गई, वो तकनीकी रूप से कुछ जानता होगा, तो उसने कह दिया। अब आप सोचो कि ये पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये हो रहा होगा, तो आपको क्या पता है। ये तो बहुत आप खतरनाक बात। ये और उसमें है ना, सबसे बड़ी चीज यही है कि जिला प्रशासन ने उसमें कोई मुकदमा कायम नहीं किया, कोई जांच नहीं की कि आखिर वो कौन व्यक्ति थे या व्यक्ति था जो ऐसा कर रहा था। ये कल के जी। लोकमत समाचार में अंदर के पेज पे खबर देख रहा था। बाकी तो अब कहीं एक मुझे खबर तो की मैं और कहीं। चर्चा करना चाहूंगा, जो जी। दिल्ली का अखबारों में कहीं नहीं है। हम्म। आज के प्रभात खबर में एक खबर है कि किस तरीके से उन्होंने पहली बार अपने राज्य में विस्थापन आयोग की गठन किया है। निर्माण कार्य, जंगल के उसके कारण अभी तक जो राज्य में विस्थापित हुए लोग हैं, उनका हम्म। स्टेटस क्या है, उनको सरकार से क्या कोई फायदा मिला या नहीं मिला, या उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। मुझे लगा ये बड़ा संवेदनशील मसला था और इसके ऊपर झारखंड सरकार ने जो किया, इसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत क्योंकि अहम काम। नीति आयोग का मोटा मोटी आंकड़ा है, ये जो योजना आयोग का, सॉरी, नीति आयोग के तो कोई आंकड़े भरोसे लायक नहीं। अभी तक इस देश में 65 करोड़ लोग अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं, रोजगार के लिए, हिंसा के कारण, विकास के नाम पे हुए कार्यों के कारण, या नेचुरल कैलामिटी के कारण। यानी लगभग हमारे देश की आधी आबादी, मेरे 65 विस्थापित। करोड़ का आंकड़ा थोड़ा साल पुराना है, सात हाँ आठ साल बिल्कुल। पुराना है। हम्म। ठीक है, तो हम हम्म। मान सकते हैं कि हमारे देश की आधी आबादी विस्थापित हुई। और अभी आप देखिए हर राज्य में विस्थापित लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है। हम्म। अभी एक आदमी था वर्धमान जिले का, बंगाल का, जो 5 पीढ़ी से रह रहा था। वो हम्म। बंबई में मिस्त्री का काम करता था, हम्म। राजमिस्त्री का। उसको बंबई पुलिस ने पकड़ा, उसको बांग्लादेशी घोषित किया, बांग्लादेश में ढकेल दिया। बड़ी मुश्किल से वो वहां से वापस आया। अब वो उसने अपने पूरे कागज जोड़े, राज्य सरकार ने इंटरप्शन किया, तब आके वो
वो नागरिक बना, अब वो बंबई या किसी राज्य में नौकरी करने जाने को तैयार नहीं है। हम हर राज्य में, बंबई में परप्रांतियों के साथ मारापीटी हो रही है, या दूसरे राज्यों में भी ऐसा होता है कि जो परप्रांतीय हैं, हम विस्थापित लोगों के साथ में उनका, देखिए आप एक समस्या सोचिए कि जो कभी आदमी जो विस्थापित है, वो जमीन से उखड़ा हुआ एक पेड़ है, दूसरी जगह वो स्थापित नहीं हो पाता है, उसको नए बीज की तरह उठना पड़ता है, तो उसका जो संस्कृति है, लोक है, व्यवहार है, भोजन है, परंपराएं हैं, वो सब नष्ट हो जाती है। कभी आप सोचना कि मध्य भारत में जो गोवर पट्टी है, हम्म। गोवर पट्टी के स्थानीय भोजन खत्म हो गए। ब्रेड पकोड़ा, छोले भटूरे, डोसा, ये आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन आप स्थानीय भोजन चाहो आपको नहीं मिलेगा। आप किसी जिम में जाकर देख लीजिए, किसी जलसे में जाके देख लीजिए, शादी में जाके देख लीजिए, आपको तमिल गाने बजते मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, हरियाणवी मिलेंगे। स्थानीय लोग का क्या हुआ? केवल भोजपुरी टाइप बचे। वो भी इसलिए बचे क्योंकि उसके अंदर वेस्टर्न म्यूजिक का मिक्स कर दिया उन्होंने। तो आप सोचिए कि ये जो विस्थापन है, हमारी स्थानीयता पे कितना बड़ा खतरा है। और एक चीज याद रखिएगा, जो शहर, जो मोहल्ला, जो कॉलोनी अपनी स्थानीयता पे गर्व करता है, वही स्वच्छ रहता है, वही स्थापित रहता है, और उसी वही के लोगों को अपने आसपास के परिवेश की परवाह होती है। इंदौर जो लगातार स्वच्छ है ना, उसका कारण यही है। इंदौर खूब बड़ा शहर हो गया, लेकिन आदमी वही पोहा जलेबी खाएगा, चार आदमी मिलेगा मालवीय निवाड़ी में ही बात करेंगे, है ना, वहां स्थानीयता। पे रंग पंचमी। जो स्थान लखनऊ में कुछ सालों पहले तक थी, जो अभी बिल्कुल। एक थोड़ा सा सरक गई है हम्म। ओल्ड लखनऊ तक। अदरवाइज लखनऊ हम्म। में यानी बोली में, कानपुर में हम्म। भी थी, हम्म। पटना में हुआ करती थी कभी, लेकिन अब आप देखिए कि सब जगह कहाँ है। आप फूड को देखिए, ये विस्थापन की त्रासदी है। मैं आपको एक घटना अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि झारखंड से बड़ी हम्म। संख्या में 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले दार्जिलिंग में चाय बागानों में काम करने ट्राइब्स गए, असम में भी गए। अब उनके जो नाम है, अब इसे कर्मा पर्व चल रहा है, वो कर्मा पर्व नहीं मना पाते क्योंकि कर्मा गाछ वहां होता ही नहीं है। उनके जो नाम होते थे सब लोकल नाम हो गए। वो हंडिया नहीं पीते हैं, वो देशी शराब की दारू पीने लगे। आप सोचिए कि हम व्यापक बिल्कुल। संस्कृति को कैसे समाप्त कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये जो झारखंड का आयोग है, बहुत यदि इस अहम। पे ईमानदारी से काम होता है, यदि ईमानदारी हम्म। से काम होता है, क्योंकि हम्म। इससे 5 साल पहले उत्तराखंड सरकार ने एक इससे मिलता जुलता आयोग बनाया था। उसको कहा था कि जो जिन विलेजेस की आबादी शून्य हो गई, भुतहा गांव, उस हम्म। पे किया था। उसके अंदर 900 1100 कुछ गांव मिले थे जिसकी आबादी शून्य हो चुकी है, और उसके कारण क्या थे, उसके ऊपर एक अच्छा काम किया था। लेकिन हम्म। उस सर्वे के जो आउटपुट थे, हम्म। उस पे हमको करना क्या चाहिए, ये सरकार नहीं कर पाई। ओके, मतलब रिपोर्ट बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उस एक्शन कोई नहीं लिया गया। आपने एक बड़ी अहम। झारखंड के साथ सबसे अच्छा ही बात यह है, हम्म। झारखंड में जो हर जिला है, हर हम्म। जिले में आयोग का एक होगा, उसके अंदर एक आयोग का प्रमुख होगा, और हम्म। जो निर्वाचित प्रतिनिधि, जिला पंचायत का प्रतिनिधि, और ये सब लोग भी उसके मेंबर होंगे। ये एक हम्म। अच्छी चीज उसमें दिखी है मुझे। बिल्कुल। आपने एक पॉजिटिव खबर का जिक्र किया, एक और पॉजिटिव खबर है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा पंकज जी, वो ये कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला दिया है। फैसले में यह है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अगर ठगी का शिकार हो जाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो साइबर ठगी हो, या उनके घर में ठगी हो जाए, या अस्पताल में उनके साथ ठगी हो, इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ ठगी कर ले, इन सभी मामलों में राज्य सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा, मिनिमम 30%। राज्य सरकार चाहे तो 100%, 150% भी दे सकती है, लेकिन मिनिमम 30% देना पड़ेगा अगर पुलिस उस ठगी को बरामद नहीं कर पाती है, जब्त नहीं कर पाती है, तो इस केस में। तो ये एक बहुत बेहतर अच्छा, फैसला है, क्योंकि सीनियर बहुत अच्छा सिटीजन। निर्णय है।
जी, और मुझे लगता है कि हर देश के हर राज्य को इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल। जिस बानवे विश्व गुरु बने हुए हैं कि हम लोग पेटीएम से पेमेंट कर ले रहे हैं, हम हुँ, उस विश्व गुरु में ये नहीं बता रहे कि ये व्यवस्था अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या दूसरे विकसित देशों में क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे 10% ट्रांजेक्शन लगभग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। कई अमाउंट तो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको बोल ही नहीं सकते हो। आप बोलते ना, हुँ, अरे यार 500 रुपए के लिए क्या बोला जाए। बिल्कुल। लेकिन आप सोचो कि यदि दिन भर में किसी ने 10,000 लोगों को 500-500 रुपए करके ठग लिया, तो वो तो अगली बिल बार विधायक का टिकट लेने लायक पैसे जोड़ चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जो सीनियर सिटीजन है थोड़ा वल्नरेबल भी हैं। तो इस लिहाज से ये फैसला असल में ठीक-ठाक फैसला है। बहुत अच्छा अ, खबर है, बहुत अच्छा खबर है। लेकिन बस यही है कि ये खबर भी कहीं मतलब देखने को नहीं मिली। अखबारों ने इस खबर को अच्छे से कवर नहीं किया है। एक आखिरी जी, बात है जिस पर बातचीत करना चाहूंगा पंकज जी। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये मतलब सम्मानित व्यक्ति है, चूंकि 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब बातें कितनी वेग करते हैं, इस पर बातचीत करना जरूरी है। आप बिहार चुनाव में हैं, इसलिए आपने ये कहा कि आपकी माँ को जो गाली दी गई है, जो उन्हें अपमानित किया गया है, वो बिहार की माँ बहनों का अपमान है। मतलब पूरी देश की माँ बहनों का अपमान नहीं है, मेरी माँ बहन का अपमान नहीं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा, इसलिए आज ये मेरी माँ बहन का अपमान नहीं है। जब 27 में होगा तब 2027 में ये मेरी माँ बहन का अपमान हो जाएगा। ये मतलब जब वो इस किस्म की वेग थॉट सामने रखते हैं तो कोई उन्हें बताता नहीं होगा, समझाता नहीं होगा कि आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, आप बोल क्या रहे हैं। क्योंकि अभी एक बड़ा व्हाट्सएप टाइप की चीज है, हम्म। लेकिन उसमें लिखा है कि जो अंधभक्त होता है, उसका जो दिमाग है, वो 0 वाट के बल्ब की तरह होता है। वो शौचालय में तो लगाया जा सकता है, लेकिन पढ़ने में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो उनके अंधभक्त हैं। अभी मैं आपको लेटेस्ट बोलूं, सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली देना वो एक अलग मसला है। आप हम्म। सोच लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी बोलकर उसके मां और बाप दोनों को गाली दी गई। वो व्यक्ति आज भी मध्य प्रदेश के मंत्री। मंत्रिमंडल का सम्मानीय सदस्य है। हम्म। तो इनका पहले भी बोल चुका हूं, ये मुंह में राम बगल में नाथुराम वाले हैं। सुरेंद्र राजपूत ने तो चिट्ठी लिखी थी कि बिल्कुल। प्रेम शुक्ला ने मां की गाली दी। बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष तो पब्लिक मीटिंग में मां की गाली दे रहा था राहुल गांधी को। हम्म। फिर बाकी तो ये जर्सी गाय वर्सी गाय, ये सब तो नरेंद्र मोदी खुद ही बोल चुके हैं। खुद बोल देखिए, चुके आपको हैं एक चीज बिल्कुल। बताऊं कि आपका जो पद होता है, उस पद के हम्म। हिसाब से आप में बड़प्पन होना चाहिए। बड़प्पन इन द सेंस कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, इसका आप अब आप अपने कुछ नहीं रह गए, सब कुछ सार्वजनिक है। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ कर रहे हो आप। इससे बेहतर तो प्रियंका गांधी, जिस जो महिला उसके पिताजी की हत्या में शामिल हुई, उससे मिलने जेल गई, उससे पूछा कि तुमने मेरी पिताजी को क्यों मारा। वो तो इतने अच्छे आदमी थे। उसके बाद वो दोनों लोग गले मिल के फूट फूट के रोए और उसने उसको माफ कर दिया। गांधी का देश तो यही है। बिल्कुल। लेकिन असल आपको बताएं, मसला इतना नहीं है। ये मसला है, ये आरएसएस के इशारे पे काम हो रहा है। याद करें, गांधी की हत्या के समय पूरे देश में जब हल्ला हुआ कि किसी चित्पावन ब्राह्मण ने ये हत्या की है, उसके बाद में पुणे और उसके आसपास बड़ी संख्या में चित्पावन ब्राह्मण आरएसएस के लोगों के घरों पे हमले हुए थे, उनको पीटा गया था। आरएसएस उस दर्द को, उस कुंठा को दबाए बैठा हुआ है। वो चाहता है कि इस समय हर कांग्रेसी पे हमला हो। इटावा में कांग्रेस के अध्यक्ष से लेके पूरे सब लोगों को जेल भेज दिया। देश में कम से हम्म। कम 100 जगह ऐसा हो चुका है जहां पर झगड़े और मारापीटी हो चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में इस तरीके की हिंसा हो, लोगों में विद्वेष बढ़े, लोगों में नफरत बढ़े, लोग एक दूसरे को मारे पीटे, ताकि एसआईआर का मुद्दा जो है, वोट चोरी का मुद्दा है, वो छुप जाए और ये मां के इमोशनल उसमें कुछ इनके वोट बढ़ जाए। मुझको लगता है कि यदि आप देश में बड़े पोस्ट पर हैं, तो आपके लिए एक पंचर वाला यदि सड़क पे गाली दे रहा है, तो उसका कोई मायने नहीं रखते हैं।
और वो आदमी जो अभी एक दिन पहले पूरा उनका आईटी सेल हा हा हंसते हुए पूरे 36 दांत निकाल के हंसते हुए बता, भाई यदि मेरी माँ को गाली दी जाती तो मैं तो कहीं हंसता नहीं भाई। भाई या तो मोदी जी जाएं लठ लेके उसको मारे, हम्म। जैसे आमतौर पे मध्यवर्गीय समाज यही करता है कि माँ बाप को गाली दी लठ लेके कूटता है। प्रसव के लिए जाती महिला को नहीं जाने दे रहे हैं, स्कूल जाती टीचर को पीट रहे हैं, किसी बूढ़े आदमी को साइकिल से गिरा रहे हैं। तो ये जो अब यदि एक रिजवी गाली बकता है तो वो पूरा विपक्ष का हो जाता है। तो ये जितनी हरकतें कर रहे हैं ये भाजपा कार्यकर्ता नहीं कर रहा है, मोदी जी खुद कर रहे हैं। यदि मोदी जी में बड़प्पन होता, इस देश के प्रधानमंत्री के पद का मान होता, तो वो कहते वो घटिया आदमी था, उसके साथ कानून सरी का काम करे या उसको भी माफ कर दिया जाए, या कानून अपना काम करे। आप सब लोग बिल्कुल। सड़क पे तमाशे मत करो। एक कोई गांधीयन सोच का आदमी होता, देश के संविधान को मानने वाला आदमी होता तो ये कहता। लेकिन ये गोडसेवादी है, ये प्रतिक्रियावादी है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। और और प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ था जब उनके एक सांसद ने लोकसभा भरी लोकसभा में एक दूसरे सांसद को जो अल्पसंख्यक वर्ग से आता है कितनी गंदी गालियां दी थी। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई पूरी भाजपा को, और स्वयं प्रधानमंत्री को भी इसको 10 बार सोचना चाहिए था कि ये भारत की गरिमा इससे नष्ट होती है। उनकी गरिमा जो भी है व्यक्तिगत, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा अहम है, और भारत की गरिमा अहम है, और भारत की संसद की गरिमा अहम है। ठीक है पंकज जी, इस बातचीत को यहीं खत्म किया। Thank you.